नमस्कार दोस्तों, त्रिवेणी लर्निंग पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ पर आज दूसरी क्लास लेके आए हैं, क्लास 8th की एनसीईआरटी का। ठीक, क्लास 8th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और ज्योग्राफी का ये दूसरा चैप्टर है हम पढ़ रहे हैं। ठीक, तो भैया इसमें हमारा टॉपिक है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन। ठीक, तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसमें क्या चीज़ें दी गई। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। पहले बात तो ये जान लीजिए कि भैया ये एक पॉइंट्स है यहाँ पर, इसे ध्यान दे दीजिए कि ये क्या लिखा हुआ है कि विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। यानी 90% लोग सिर्फ 30% भूमि पर ही रहते हैं और शेष जो 70% भूमि है या तो वो विरल जनसंख्या वाला है या तो वो निर्जन है। मतलब या तो वहाँ बहुत कम जनसंख्या रह रही है या जनसंख्या ही नहीं रह रही। ठीक, यानी जो भूमि है पूरे ग्लोब पर अगर 90% जनसंख्या सिर्फ कहाँ है, 30% क्या कहते हैं, भाग पर ही रहती है। ठीक है ना। तो चलिए आगे से देखते हैं। देखिए सबसे पहला आपका क्या टॉपिक, भूमि। ठीक, भूमि क्या है पहले ये समझ लीजिए। देखिए इसके पहले मैंने आपको ये चीज़ें बता रखी हैं कि जो हमारा संसाधन, इसके पहले हम पढ़े थे। तो संसाधन में हमने बताया था कि संसाधन दो प्रकार के हो सकते हैं। ठीक, एक तो प्राकृतिक संसाधन हो सकता है, ठीक, और या तो मानव निर्मित हो सकता है। तो प्राकृतिक संसाधन में हमने वहाँ बताया था ना कि कुछ ऐसे संसाधन हैं प्राकृतिक में जो नवीकरणीय है, ठीक, और कुछ ऐसे हैं जो अनवीकरणीय है। ठीक, तो कुछ ऐसे हैं जो नवीकरणीय है, अनवीकरणीय है। नवीकरणीय संसाधन में भी हमने बताया था आपको कि ऐसे संसाधन जो एक टाइम के बाद अपने आप को रिफिल कर लेते हैं, है ना। तो इसमें कुछ ऐसे हैं जो असीमित हैं। ठीक, असीमित संसाधन है। इसमें हमने बताया था कि जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब क्या है, असीमित संसाधन है। सीमित संसाधन में हमने बताया था आपको कि जैसे भूमि है ना, यानी मृदा, ठीक, और ये वन है, जल, ठीक, ये सब कैसे हैं, ये सीमित संसाधन, मतलब एक टाइम के बाद ये खत्म हो जाएंगे। और अनवीकरणीय जो संसाधन होता है ये तो भैया पूरे तरीके से क्या है, सीमित है। कोयला, पेट्रोलियम, ठीक, वो सब इसी में आता है। तो जो ये नवीकरणीय संसाधन है ना, ये नवीकरणीय संसाधन में जो सीमित है ये भूमि जो है ना वही है। ठीक, तो भूमि क्या हो गई भैया, भूमि हो गई एक नवीकरणीय संसाधन लेकिन सीमित है। ठीक है, भूमि, मृदा, वन, जल, ये सब। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है कि भूमि के बारे में आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो यही बात है कि पहली बात तो ये जान लीजिए कि भूमि क्या है, नवीकरणीय संसाधन है और नवीकरणीय में सीमित वाला है। ठीक, सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। ठीक, अभी बताया हमने कि भूमि क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। समझ रहे हैं ना, कि मतलब जैसे अब पूरा ये ग्लोब हो गया ना, तो इस ग्लोब का केवल 30% भाग क्या है, भूमि है ना। बाकी सब क्या है, भागी जल है। ठीक, यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है। ठीक, अब आपको पता ही है कि क्या है भैया, कि जो हमारा ये अर्थ सरफेस है, मान लीजिए ये अर्थ हमारा ये हो गया, अर्थ सरफेस हो गया। तो अब पूरे अर्थ सरफेस में अब याद रखिए कि कुछ स्थल भाग है और कुछ जली भाग है ना। जैसे कुछ स्थल है और कुछ जली भाग है। तो अगर ये पूरा 70% तो जल ही है ना, तो 30% ही क्या है, स्थल वाला हिस्सा है। समझ रहे हैं। अब इसमें 30% में भी सब रहने योग्य नहीं है ना। कुछ क्या है, कुछ तो बहुत ज़्यादा ऊंचे पर्वत हैं, खाइयाँ हैं, पठार है, मैदान है, नदियाँ हैं। ठीक, तो ये सब चीज़ें, ये बड़ा उबड़ खाबड़ है स्थल। तो इसी स्थल वाले एरिया में ही कुछ भाग रहने योग्य है और कुछ भाग रहने योग्य नहीं है। ठीक, तो यही बात यहाँ पर बताई जा रही है
क्या, ये देखिए कि यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के ये देखिए विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या वितरण असमान पाया जाता है। ठीक है ना। अब क्या है कि भैया भूमि जो है और जलवायु है हर जगह एक समान तो है नहीं। कहीं पर्वत है तो पहाड़ों पे रहने वाले लोगों का रहन सहन अलग है। ठीक है, कोई मैदानों में रह रहा है तो मैदानों में लोगों के रहने का जो क्या कहते हैं तरीका है, रहन सहन है, वो बिल्कुल अलग है। ठीक है ना। और जैसे कि जलवायु अगर बहुत कठिन है, वहाँ की बहुत ज़्यादा बर्फीला एरिया है, सर्दी वाला क्षेत्र है, तो वहाँ पर लोगों के रहने का, रहन सहन का तरीका बिल्कुल अलग है। तो वही बात यहाँ की जा रही है कि भैया भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। ठीक है ना। जहाँ पर मैदान ज़्यादा है और मिट्टी ज़्यादा है, भूमि उपजाऊ है, वहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगी। आपको याद होगा कि मैंने पिछली क्लास में आपको बता रखा है, कक्षा 7th की क्लास में आप पढ़े थे कि गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा के बारे में पढ़ा था, है ना। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है उसमें कितने जनसंख्या है। भारत के उत्तरी भाग में देखिए, पंजाब से लेकर के बंगाल तक सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या, बिहार, बंगाल, है ना। अब इस पूरे बेल्ट में क्यों सबसे ज़्यादा जनसंख्या है भाई? क्योंकि यहाँ पर लोगों को रहने के लिए, पीने के लिए पानी और बहुत सारी चीज़ें बहुत ईजिली उपलब्ध हो जाती हैं। ठीक है ना। लेकिन वहीं देख लीजिए कि जम्मू कश्मीर या बहुत ज़्यादा पहाड़ों पर देखिए, लद्दाख के एरिया में देख लीजिए, है ना, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पहाड़ी एरिया, वहाँ पर क्या है, लोग बहुत कम रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो जलवायु है वो थोड़ा कठिन है। तो वही बात यहाँ पर भी कही जा रही है कि भैया कि ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति है, अगर पर्वतों के तीव्र ढाल हैं, ठीक है, या फिर वहाँ बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, ठीक, मरुस्थलीय क्षेत्र है, सघन वन क्षेत्र सामान्यतः क्या होते हैं भैया, विरल अथवा निर्जन है। ठीक, अब ऐसी जगहों पर क्या होगा कि बहुत कम जनसंख्या होगी या फिर यहाँ पर जनसंख्या ही नहीं बसेगी। ठीक है ना। आगे देखिए भैया कि उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसीलिए वे स्थान विश्व के सघन बसे क्षेत्र हैं। ठीक, अभी हमने पहले बताया ही इसके बारे में कि इस पूरे बेल्ट में गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदानी एरिया है वहाँ पर कृषि योग्य भूमि उपलब्ध है, इसीलिए तो वहाँ पर जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा, ऐसी जगहों पर ही लोग रहना पसंद करते हैं। ठीक है ना। अब देखिए अगला, आगे देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है कि भैया भूमि का उपयोग आप कैसे करते हैं, यानी भूमि का उपयोग क्यों कर रहे हैं ना, भूमि का उपयोग क्या है। तो भैया भूमि का आप विभिन्न कार्यों में उपयोग करते हैं। पहली बात तो कृषि में, वानिकी में, खनन में, सड़कों और उद्योगों की स्थापना में, इन सब में क्या करते हैं आप, भूमि का उपयोग करते हैं। ठीक है ना। साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। ठीक, भूमि उपयोग किसे कह रहे हैं, जब आप भूमि पर कृषि कर रहे हैं, वानिकी वन लगा रहे हैं, खनन कर रहे हैं, सड़कों और उद्योगों की स्थापना कर रहे हैं, इसका मतलब है आप भूमि का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए कि भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक, अभी हमने बताया ना कि आप भूमि को किस रूप में उपयोग करेंगे, ये ज़रूरी है कि भैया उसका भौतिक कारक क्या है। अगर वहाँ पर क्या कहते हैं, स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज, जल की उपलब्धता अगर है तो क्या होगा भैया, मानवीय कारक को जैसे जनसंख्या, प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। ठीक, तो भूमि उपयोग के निर्धारक क्या है, मोटी मोटी बात समझ लीजिए। भूमि का उपयोग भौतिकी कारणों द्वारा निर्धारित किया जाता है। जैसे अब देखिए वहाँ की स्थलाकृति, अगर वहाँ की स्थलाकृति ठीक है तो वहाँ पर क्या होगा, भूमि किस पर खेती होगा। अगर भूमि पर अच्छा मैदान है, मैदानी एरिया है, वहाँ का भौतिक कारक कैसा है, मैदानी एरिया है,
तो वहाँ पर क्या होगा भैया, फसल ज़्यादा अच्छी होगी, है ना। अगर वहाँ पर पानी की मृदा बढ़िया है, खाद्यान्न फसल वाली है, तो वहाँ पर गेहूँ चावल उगाएंगे। अगर वही मृदा पर्वतीय मृदा है तो वहाँ उस तरीके से खेती किसानी की जाएगी। जलवायु बहुत ज़्यादा नॉर्मल है या गेहूँ चावल उत्पादन करने के लायक जलवायु है तो वहाँ गेहूँ चावल उत्पादन करेंगे। जैसे अभी जलवायु देखिए, जम्मू कश्मीर वगैरह में चले जाइए या ठंडे प्रदेशों में चले जाइए तो वहाँ पर आप गेहूँ चावल नहीं उगा सकते हैं, ठीक। तो वहाँ पर वो चीज़ उगाने के लिए वहाँ पर की जो फसलें होते हैं आप उसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। और देखिए भौतिक कारक में जैसे खनिज है, और खनिज अगर वहाँ बहुत ज़्यादा है तो वो भी भौतिक कारक है भूमि उपयोग करने का। जैसे भारत में छोटा नागपुर का पठार वगैरह देख लीजिए, वहाँ पर बहुत ज़्यादा खनिज उत्पादन हो रहा है, तो वहाँ का क्या, वहाँ भौतिक कारक ही ऐसा है, ठीक। तो वहाँ की भूमि का उपयोग खनिज के रूप में कर रहे हैं ना। और जल की उपलब्धता अगर है तो जल की उपलब्धता है तब भी वहाँ हम उसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया क्या भैया, भौतिक कारक, यानी भूमि का उपयोग निर्धारण होता है भौतिक कारक से। अच्छा, कुछ मानवीय कारक भी हैं, ठीक। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं, ठीक। जहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, स्किल्ड लोग रह रहे हैं, वहाँ वहाँ पर भी ज़्यादा क्या कहते हैं भूमि उपयोग हो रहा है। प्रौद्योगिकी भी क्या करती है, भूमि उपयोग में डिसाइड करती है। टेक्नोलॉजी, जैसे अगर मान लीजिए क्या कहते हैं ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है और या फिर समतल ज़मीन नहीं है तो ट्रैक्टर से क्या किया, उसे जुताई कर लिया और ज़मीन को समतल बना दिया। अब समतल हो गया तो वहाँ पर क्या हो गया, खेती किसानी होने लगी। खेती किसानी होने लगी, वहाँ जनसंख्या ज़्यादा बसने लगेगी। तो कहने का मतलब यह है कि मानवीय कारक भी है जो क्या कहते हैं भूमि उपयोग के प्रतिरूप डिसाइड करते हैं, ठीक। आगे देख लीजिए कि भैया स्वामित्व के आधार पर भूमि को या तो हम कहेंगे भैया वो निजी भूमि या सामुदायिक भूमि, ठीक। मतलब कि जमीन पर किसका अधिकार है, जमीन पर अगर किसी एक व्यक्ति का अधिकार है तो वो क्या होगा, निजी भूमि। अगर उसी जमीन पर पूरे गांव समुदाय का या पूरे शहर का, मतलब जनसंख्या का, जनता का अगर उस भूमि पर अधिकार है तो वो होगा भैया क्या, आपका सामुदायिक भूमि, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या कहा जा रहा है भैया कि स्वामित्व के आधार पर भूमि को या तो निजी कहेंगे या सामुदायिक भूमि कहेंगे, ठीक। अभी हमने बताया कि निजी भूमि क्या है भैया, निजी भूमि क्या है, ठीक। तो निजी भूमि क्या है, देखिए निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि क्या होगी, समुदाय के स्वामित्व में होगी, ठीक। तो ये हो गया सामान्य रूप से, जैसे स्वामित्व वाली भूमि सामान्य रूप से उसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है। जैसे क्या होगा, चारा वहाँ पर उग रहा है, सामुदायिक भूमि जो होती है वहाँ पर कोई भी जाकर अपने पशुओं को चरा सकते हैं, फलों को, नट या औषधि बूटियों को एकत्रित करना, ठीक। इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कह रहे हैं, मतलब वहाँ पर सबका अधिकार होगा, ठीक है। चलिए भाई आगे देख लीजिए कि जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है ना, जनसंख्या भी बढ़ती रहती है और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है उनकी डिमांड भी बढ़ रही है। ज़्यादा जनसंख्या होगी तो ज़्यादा भूमि की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन भूमि की उपलब्धता तो सीमित है, मतलब ज़मीन तो उतना ही है ना, लेकिन इसमें क्या हो रही है, पहले कम जनसंख्या है, बाद में वही जनसंख्या और ज़्यादा बढ़ने लगी तो क्या होगा, जब भूमि पर दबाव पड़ेगा। तो वही बात यहाँ पर कही जा रही है कि जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ रही है, ठीक। और जब मांग बढ़ेगी तो भूमि की उपलब्धता सीमित हो जाएगी, ठीक। तो बात समझ में आई। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। अगर स्थान बदल गया, जैसे अब मैदानी एरिया है जहाँ पर गंगा डेल्टाई एरिया है वहाँ पर ज़मीन अधिक उपजाऊ हो जाती है, लेकिन पहाड़ों पर क्या होगा, वहाँ पर ज़मीन कम उपजाऊ, उसकी गुणवत्ता भी कम होगी, ठीक। तो इसीलिए क्या होता है कि स्थान के अनुसार क्या देख रहे हैं आप कि गुणवत्ता में अंतर हो जाता है, ठीक। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना
शुरू कर दिया है। ठीक है ना। तो अब यही बात बताई जा रही है कि सामुदायिक भूमि पर क्या हो रहा है, व्यापारिक क्षेत्र बनाए जा रहे हैं, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाए जा रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का लगातार विस्तार करने के लिए क्या कर रहे हैं लोग, अनधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। ठीक है ना। आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो चुका है। ठीक, हमारे समाज में क्या हो रहा है भैया, सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। ठीक, वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा बन गया है। तो पर्यावरण के लिए ये सब खतरा है ना भैया। क्या खतरा है भैया, कि जो कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों का प्रसार हो रहा है ना, इससे क्या हो रहा है, इससे भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। ठीक, भूस्खलन हो रहा है, मृदा अपरदन हो रहा है, मरुस्थलीकरण। ठीक, पर्यावरण के लिए ये सब क्या है भैया, खतरे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है भैया, क्योंकि मनुष्य जो क्या कर रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है ना, मतलब वहाँ पर इंडस्ट्री लगा रहा है, कंपनी और बहुत सारी चीज़ें खोल रहा है, एग्रीकल्चर कर रहा है। तो ये सब गतिविधियों के कारण क्या हो रहा है भैया, एग्रीकल्चर ये और मैन्युफैक्चरिंग निर्माण के कारण भूमि की कमी हो रही है, भूस्खलन हो रहा है। ये सब क्या है, पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। ठीक, चलिए अब देखिए कि इसका संरक्षण कैसे कर सकते हैं। जो भूमि है इसका आप संरक्षण कैसे कर सकते हैं, कैसे करेंगे भैया, ये बहुत ज़रूरी संरक्षण। अब इसके उपाय ये सब मेंस में बहुत काम आता है। भूमि संसाधन का संरक्षण कैसे करेंगे, पहली बात तो जान लिए, वन रोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग, अतिचारण पर रोक। ठीक, ये सब क्या है भैया, भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं। मतलब भूमि संरक्षण के या भूमि संसाधन का जो संरक्षण करने के ये सब कुछ उपाय हैं, जिससे आप भूमि को बहुत ज़्यादा क्षरण से बचा सकते हैं। कैसे बचाएंगे भैया, कि आप वन रोपण ज़्यादा करिए। ठीक, भूमि उद्धार करिए। भूमि उद्धार का मतलब उसे क्या कहते हैं, उसमें पेड़ वृक्ष वगैरह लगाते रहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जो समतल भूमि है उसको क्या कहते हैं, अच्छे से उसका बाउंड्री बना दीजिए, वो सब भूमि उद्धार में होता है। और रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग, मतलब ऐसे नहीं अंधाधुंध जितना मन में आया उतना खेत में डाल दिया, ऐसा नहीं होता है। क्या करना चाहिए भैया, कि उसका विनियमित उपयोग करना चाहिए ना, अंधाधुंध उसमें खाद वगैरह नहीं डाल देना चाहिए। अतिचारण पर भी रोक लगाना चाहिए। अतिचारण मतलब जो पशु वगैरह चरते हैं, जिससे क्या होता है, ज़मीन ओपन हो जाती है, खुल जाती है, बारिश होती है तो ज़मीन कट जाती है। ठीक, जिससे अपरदन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इससे बचाने के लिए आपको क्या, अतिचारण पर भी रोक लगाया जा सकता है। तो ये कुछ उपाय हैं जिससे क्या किया जाता है, भूमि संरक्षण किया जा सकता है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है भैया, मृदा। ठीक, मृदा क्या है भैया, कि पृथ्वी के भूपृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। ठीक है ना। जैसे ये हमारा सरफेस हो गया, अर्थ सरफेस हो गया, तो अर्थ सरफेस पर ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे दानेदार कण हैं। ठीक, और इसकी ये पूरे अर्थ सरफेस पर एक पतली परत है। ठीक है ना। इसी जो पतली परत है, ऐसे इसी पतली परत को क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। ठीक, और ये क्या है भैया, याद रखिएगा, ये मृदा जो है ये भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। ठीक, स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। स्थल रूप का मतलब क्या हुआ, कि जैसे बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, पहाड़ी एरिया है, या पठारी एरिया है, मैदानी एरिया है, या वहाँ पर क्या कहते हैं, ज्वालामुखी वगैरह है। तो अब ये सब स्थलाकृतियाँ हैं ना, ये डिसाइड करेंगी कि मिट्टी वहाँ की कैसी होगी। जैसे अगर मान लीजिए लावा वाली मिट्टी है वहाँ पर, ठीक, तो वहाँ पर क्या होगा, बेसाल्टिक मिट्टी ज़्यादा होगी, बेसाल्ट ज़्यादा होगा, इस टाइप की चट्टान होगी, है ना। आपको पता है कि मैग्मा जब सतह पर आ जाता है, ऊपर ठंडा हो जाके बेसाल्ट में बदल जाता है, और वही बेसाल्ट जो होता है बाद में काली मिट्टी में बदल जाता है।
तो वही बात यहाँ पर किया जा रहा है कि स्थल रोग मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ, याद रखिएगा, मृदा का निर्माण कैसे हो रहा है? चट्टानों से प्राप्त खनिजों, अभी हमने बताया ना, जैसे कि मान लीजिए कि बेसाल्ट चट्टान है ना, बेसाल्ट, और ये बनता किससे है? ये बना मैग्मा से है ना, मैग्मा से बना है। तो यही बेसाल्ट चट्टान जो है ना, ये बाद में काली मिट्टी में बदल जाएगा, काली मिट्टी में बदल जाएगा। तो वही बात यहाँ पर कही जा रही है कि मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ, उसमें ह्यूमस होता है, जैव पदार्थ होता है, ठीक है ना, यहाँ से है, ये देखिए, जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिज से होता है। ठीक, यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। ठीक, कैसे बनती है ये भी याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। क्या कि भूमि कैसे, जो भूमि है भैया, मृदा कैसे बन रही? अपक्षय की क्रिया के माध्यम से बनती है भूमि। अपक्षय का मतलब समझ रहे हैं ना क्या होता है? अपक्षय मतलब ये होता है कि जैसे कोई चट्टान है और चट्टान पे इसमें धूप पड़ा, वर्षा हुई, तो धीरे धीरे क्या हो गई, ये चट्टान कमज़ोर हो गई, ठीक है ना। अब ये चट्टान कमज़ोर हो गई तो इसी को कहते हैं अपक्षय, ये चटक जाएगी यहीं पर, जब ये चटक गई इसी को कह रहे हैं अपक्षय। तो जो मिट्टी बनती है ना, यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से ही बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को क्या बनेगा, उपजाऊ बनाएगा। ठीक, अगर क्या है भैया कि खनिज और जैव पदार्थ का सही मिश्रण है, तब वो क्या हो जाएगा, मृदा अधिक उपजाऊ होगी। ठीक, तो चलिए एक और चीज़ जान लीजिए भैया कि केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में भैया सैकड़ों वर्ष लगते हैं। ठीक, मिट्टी में क्या होता है, अभी हमने बता दिया, मिट्टी में क्या होता है, यहाँ देखिए अभी बता दिया हमने ये कि मिट्टी में, याद रखिए, मृदा जो होती है इसका निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों, जैविक पदार्थ, ठीक, खनिज और जैविक पदार्थ मिलकर के क्या बनाते हैं, मृदा बनाते हैं, याद रखिएगा। चलिए आप देखिए, एक ये भूस्खलन की एक घटना है, ऐसे देख लीजिए। भूस्खलन क्या होता है भैया कि भूस्खलन को सामान्य रूप से शैल यानी जो चट्टान है, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक, मतलब क्या होता है कि भूस्खलन क्या हो गया भैया, जो चट्टान है या मलबा है या मिट्टी गिरने के बृहद संचलन, मतलब जो मिट्टी गिर रही है वो बहुत ज़्यादा खिसक रही है, संचलन का मतलब वो आगे बढ़ रही, खिसक रही है, के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक, वे प्रायः भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटते हैं। जैसे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, ज्वालामुखी आ गई, तब क्या होता है भैया, भूस्खलन होने का डर ज़्यादा रहता है। ठीक, लंबे समय तक भारी वर्षा होती है तब भी भूस्खलन होता है। ये भैया एक क्या है, एक प्राकृतिक आपदा है। देख रहे हैं जैसे भूस्खलन हुआ तो किस तरीके से ये पूरा ज़मीन नीचे धंस गई, यहाँ की मिट्टी कट के ऐसे नीचे आ गई। ठीक, तो ये क्या है भैया, भूस्खलन। ठीक, अब देखिए भूस्खलन उत्पन्न होने के कौन कौन से कारक हैं, उनका प्रबंध कैसे करना है, भूस्खलन को रोकने की कुछ प्रविधियाँ जो हैं वो निम्नलिखित हैं। ठीक, मतलब भूस्खलन को कैसे रोक सकते हैं। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जहाँ पर भूस्खलन प्रभावी क्षेत्र है वहाँ का मानचित्र बनाइए। ठीक, ताकि इससे क्या होगा कि स्थानों को इंगित कर लिया जाएगा। इससे क्या होगा भैया कि आवास बनाने के लिए मना कर दिया जाएगा, छोड़ा जाएगा, भैया आप उस जगह पे आवास न बनाओ। तो सबसे पहले क्या होगा, उसका मानचित्रण करना चाहिए। दूसरी बात यह है भैया कि भूमि को खिसकने से बचाने के लिए क्या करें, दीवारों का निर्माण कर सकते हैं। ठीक, दीवार बना दिया जिससे क्या होगा, भूस्खलन वगैरह नहीं होगा। ठीक, चारों तरफ। भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है, याद रखिएगा, वृक्षावरण। ये बहुत अच्छा तरीका है। अगर आप पेड़ लगाते हैं ना, तो पेड़ क्या करते हैं, मिट्टी को कटने से रोकते हैं। ठीक, तो इसलिए वृक्षावरण जरूरी है। दूसरी बात क्या है, सतही अपवाह, मतलब जैसे नदी बह रही है, झरना बह रहा है, झरनों अपवाह के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय अपनाने चाहिए। इसको कैसे करेंगे भैया, जैसे नदियां हैं ना, तो नदियां बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, बाढ़ आ रही है, तो यहाँ पर बांध बना दिया, बांध बना करके पानी को रोक दिया, जिससे क्या होगा कि अब बहुत ज़्यादा बाढ़ वगैरह नहीं आएगी, भूस्खलन वगैरह ये सब चीज़ों को नियंत्रित किया जा सकता है।
ठीक, तो ये हो गया आपकी मिट्टी, भूस्खलन हो गया। अच्छा, ये एक चीज़ और देख लीजिए यहाँ पर कि मेरा मृदा परिच्छेदिका देख लीजिए, ये ज़रूरी है। मृदा परिच्छेदिका मतलब अब ऐसे समझ लीजिए कि जो पृथ्वी है ना, ऐसे पृथ्वी, तो पृथ्वी की ऊपर से ले करके ऐसे नीचे कई चट्टानें मिलेंगी ना सतह में, तो चट्टानों से ही तो ये बनता है। अभी हमने बताया ना कि जो चट्टान होती है वही चट्टानों का अपक्षय होगा, अपर्दन होगा, जिससे क्या होगा, वो मिट्टी बनेगी। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि मृदा परिच्छेदिका क्या है। सबसे पहले तो ये देख लिए कि होती है एक चट्टान जनक। चट्टान जनक मतलब जो एक सॉलिड चट्टान होगी, जनक होगी, जहाँ पर मिट्टी बनेगी, ठीक है ना। जैसे अभी हमने बताया ना कि बेसाल्टिक चट्टान है, बेसाल्ट है, और वही बेसाल्ट बाद में रेगुर मिट्टी बनती है। तो वही बात यहाँ पर देख लीजिए, मान लीजिए कि ये हो गया बेसाल्ट हो गया। अब इस बेसाल्ट चट्टान क्या होगा, अपक्षयी चट्टान पदार्थ इससे बनेगी। क्या मतलब, ये बेसाल्ट जो चट्टान है समय के साथ क्या होगा, जैसे जैसे समय बीतेगा समय के साथ क्या होगा कि इसका अपक्षय होने लगेगा, इस बेसाल्टिक चट्टान का। अगर हम इसे बेसाल्ट मान लें तो इसका अपक्षय होने लगा। अपक्षय कैसे होगा, देखिए अपक्षय क्या होता है, तापमान परिवर्तन या बरसात, पौधा या प्राणी और मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा क्या होगा, अनावरित शैलों का टूटना क्या होगा, क्षय होगा, वही है अपक्षय। अभी हमने बताया ना कि जैसे कोई चट्टान है और इस पर टेम्परेचर पड़ रहा है, बरसात हो रही है, तो धीरे धीरे ये कमज़ोर हो जाएगी, कमज़ोर होकर के ये टूट जाएगी, यही अपक्षय। तो हम मान लेते हैं कि अब ये बेसाल्ट है, अब क्या है, धीरे धीरे करके जब ये कमज़ोर हो गई, अपक्षित हो जाएगी ना, तब इसमें बेसाल्ट कम रह जाएगा, तब वो क्या हो जाएगा, अपक्षयी चट्टान हो जाएगी, है ना। और यही अपक्षय बाद में किस में बदल जाएगी, बालू, गाद, क्ले के साथ उपमृदा बनेगी, ठीक। और उपमृदा के बाद इसमें जब वनस्पति वगैरह मिल जाएंगी तो यही ऊपरी मृदा बन जाएगी। तो यही बात है। तो सबसे पहले देख लीजिए यही होता है, सबसे पहले ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा होती है, उसके नीचे होगा क्या कहते हैं, बालू, गाद वगैरह होता है, और उसके नीचे अपक्षयी चट्टान होती है, फिर उसके नीचे क्या होगा, जो चट्टान जनक चट्टान है वो होती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसी को क्या कहते हैं, मृदा परिच्छेदिका। मृदा के स्तर कौन कौन से स्तर होते हैं, ये जब आप नीचे की तरफ जाते जाएंगे ज़मीन से नीचे, तो ये सभी स्तर आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब ये देख लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है, इसे देखिए। ये क्या है भैया कि मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी मृदा जो बनती है उसको कौन कौन ऐसे कारक हैं जिससे प्रभावित होती है। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जनक शैल जो है ना, जनक शैल वो ये डिसाइड करती है कि मृदा कैसे बनेगी। अगर देखिए मृदा का रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करता है कौन, जनक शैल। जो जनक शैल है, ठीक, जनक शैल क्या करेगा भैया, मृदा का रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करता है, ठीक। याद रखिएगा, मृदा के रंग को, गठन को, रासायनिक गुणधर्म को, खनिज मात्रा को, पारगम्यता को निर्धारित कौन करता है, याद रखिएगा, जनक शैल, ठीक। और इसके बाद देखिए उच्चावच या उत्तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं, ठीक। अगर देखिए मृदा जो है वो इकट्ठी कैसे होगी, अगर वहाँ पर ऐसे पर्वत है या बहुत ज़्यादा खड़ा ढाल है, ठीक, तो मृदा क्या होगी, यहाँ पर रुकेगी नहीं ना, ये बह जाएगी, क्योंकि ढाल है तो ढाल क्या करेगा, इसे बहा देगा, तो बहा देगा तो क्या हो जाएगा, मृदा इकट्ठी नहीं हो पाएगी। तो वही कहा जा रहा है कि मृदा को प्रभावित करता है कौन, उच्चावच, उत्तुंगता और ढाल, ये मृदा को प्रभावित करता है, मृदा के निर्माण को प्रभावित करता है। क्यों भैया, क्योंकि मृदा का निर्माण ही नहीं हो पाएगा। कैसे नहीं हो पाएगा, अगर वहाँ पर ऊंचाई है तो वहाँ पर, या बहुत ज़्यादा खड़ा ढाल है तो वहाँ पर मृदा का निर्माण कैसे होगा, मिट्टी कट करके बहती जाएगी, तो मृदा का क्या होगा, संचय नहीं होगा। तो याद रखिएगा, उच्चावच, तुंगता और ढाल ये क्या है, मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं।
दूसरी बात, वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। ठीक है ना। अगर वहाँ पर वनस्पति होगी, जीव जंतु ज़्यादा होंगे, सूक्ष्म जीव ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, तब उसमें मृदा में ह्यूमस ज़्यादा होगा। अगर ये सब नहीं होंगे तो मृदा में ह्यूमस की कमी हो जाएगी। तो मृदा को के निर्माण में ये भी प्रभावी कारक हैं। दूसरी बात, समय। आपको पता है कि भाई एक टाइम लगता है मृदा बनाने में, इतना टाइम जल्दी से चीज़ें नहीं होती। अभी आपने देखा था ना कि भैया कितने टाइम बाद क्या कहते हैं मृदा की एक पतली परत बन पाती है। तो समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करते हैं। जैसे मेरा मृदा परिच्छेदिका के बारे में देखा था ना, ये देखिए मृदा परिच्छेदिका ये कितनी मोटी होगी, जितना ज़्यादा टाइम होगा, ज़्यादा टाइम में ये और ज़्यादा मोटी होती जाएगी, कम टाइम रहेगा तो बहुत पतली होगी। तो इसलिए समय जो है ना वो भी ये भी डिसाइड करता है। देखिए यहाँ पर एक बार लिखिए ना, केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं भाई, सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो वही बात यहाँ पर की जा रही है कि समय जो है मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है, टाइम भी। ठीक। और भैया मृदा के निर्माण को प्रभावित करता है कौन सा, जलवायु। जलवायु, तापमान, वर्षा, ये सब डिसाइड करते हैं मृदा के निर्माण में, क्या, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। ठीक। बहुत ज़्यादा बारिश होती रहेगी, बहुत ज़्यादा तापमान रहेगा, है ना, जलवायु वहाँ पर रहेगी तो क्या होगा भैया, ह्यूमस निर्माण की दर बहुत अच्छी मानी जाएगी। अगर वहाँ पर पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा कम रहेंगे तो क्या होगा, ह्यूमस कम रहेगा। तो वही बात करें भाई, ये सब क्या है, मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं। क्या क्या है, अब मोटी मोटी बात समझ लीजिए इस चित्र को कि क्या क्या है जो मृदा के निर्माण को प्रभावित करते हैं। पहली बात तो याद रखिए, जनक शैल, रंग और उसका गठन ये डिसाइड करता है। दूसरा, उच्चावच, उत्तुंगता और ढाल, ये सब क्या होते हैं, मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। वनस्पति, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ये ह्यूमस को डिसाइड करते हैं कि मिट्टी में कितना होगा। समय, ये समय जो है ये मृदा परिच्छेदिका की मोटाई डिसाइड करता है। जलवायु, तापमान और वर्षा ये क्या डिसाइड करता है भैया, कि अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर प्रभावित करता है। तो इसलिए ये सब जो कारक हैं, ये सब कारक हैं और ये सब कारक क्या करते हैं, मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं। ठीक। अगर इनमें से कमी होगी, किसी चीज़ की भी कमी होगी तो क्या होगा, मृदा ठीक से निर्माण नहीं होगा। ठीक है ना। तो ये बात अभी हमने देख लिया ऊपर वाले चैप्टर में कि ये देखिए मृदा निर्माण के कारक क्या क्या हैं भैया, जनक शैल का स्वरूप और जलवायु कारक मृदा निर्माण के मुख्य कारक हैं। ठीक। मृदा निर्माण के मुख्य कारक कौन से हैं भैया, जनक शैल का स्वरूप। जनक शैल मतलब अभी मैंने देखा ना, जैसे बेसाल्ट है तो बेसाल्ट से काली मिट्टी बन जाती है, वही बात यहाँ पर की जा रही है कि जनक शैल का स्वरूप कैसा है वो डिसाइड करेगा कि मृदा का निर्माण कैसे होगा। जनक शैल का स्वरूप और जलवायुवीय कारक, जलवायु मतलब क्लाइमेट वहाँ का किस तरीके से है। अगर वहाँ का क्लाइमेट ठंडा वाला है तो बर्फीली और ये सब उस टाइप की मिट्टी बनेगी। ठीक है। अगर वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश वाला मौसम है तो जलोढ़ मृदा का निर्माण होगा। देखिए भारत में जलोढ़, काली, लाल, लेटेराइट, मरुस्थली और पर्वतीय प्रकार की मृदाएं हो सकती हैं। विभिन्न प्रकार की मृदाओं की एक एक वो कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो हो गया भैया। आगे देखिए मृदा निर्माण के अन्य कारक भी हैं। अन्य कारक क्या हैं भैया, पहली बात तो ये देख लीजिए कि मुख्य कारक क्या होते हैं मृदा निर्माण के, जनक शैल का स्वरूप और जलवायु। ठीक। मृदा निर्माण के दो मुख्य कारक हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये तो आया था एग्जाम में कि मृदा निर्माण के मुख्य कारक कौन से होते हैं। पहला तो होता है जनक शैल का स्वरूप और दूसरा होता है जलवायु कारक। अन्य कारक क्या है कि वहाँ की स्थलाकृति, जैविक पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय। ठीक। तो समय, स्थलाकृति और जैव पदार्थों की भूमिका ये अन्य कारक हैं। मुख्य कारक क्या है, जनक शैल का स्वरूप और जलवायुवीय कारक। ठीक। अब देखिए मृदा को अब इतना ज़्यादा यहाँ पर संचरण कैसे करें, मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के क्या उपाय हो सकते हैं, मृदा को कैसे बचाएं। देखिए मृदा अपरदन और छिड़ता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। दो मुख्य खतरा कौन सा है, एक अपरदन और दूसरा क्या होता है, छिड़ता
छेड़ता। ठीक, अब देखिए मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदा का निम्नीकरण होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ भैया कि मानव भी मृदा का नुकसान करता है और कभी कभी प्रकृति भी मृदा का निम्नीकरण करती है। ठीक, मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक कौन कौन से हैं भैया, मतलब किसकी वजह से मृदा का निम्नीकरण हो रहा है। तो एक तो देखिए वनोन्मूलन, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे काट रहे हैं, इससे भी दिक्कत हो जाती है। अतिचारण, बहुत ज़्यादा उस क्या कहते हैं पशुओं द्वारा या चरा लिया गया, ज़मीन खाली हो गई तब वहाँ प्रदूषण ज़्यादा होगा। रासायनिक उर्वरकों को डाल रहे हैं तब भी मिट्टी मिट्टी प्रभावित होगी ना, उसका रासायनिक जो संगठन है वो खराब हो जाएगा। कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, ये भी क्या है मृदा का निम्नीकरण का कहते हैं। वर्षा दोहन, भूस्खलन, बाढ़, ये सब क्या है मृदा संरक्षण, ये सब क्या है भैया कि मृदा के निम्नीकरण के कारक हैं। याद रखिए ये सब क्या है, ऐसे बड़ा कर लीजिए थोड़ा, क्या है कि मृदा के निम्नीकरण में कारक कौन कौन से हैं, वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग। ये सब मेंस में काम आएगा, समझ रहे हैं ना, मेंस में आप इनको सीधे सीधे लिख सकते हैं कि मृदा निम्नीकरण के क्या कारक हैं। इस टाइप के प्रश्न तो नहीं आएंगे, लेकिन अब यह है कि आपको बेसिक तैयार होना चाहिए ना भाई, बेसिक नहीं तैयार है तो आप कैसे क्या कहते हैं मेंस लिखोगे। तो निम्नीकरण में सहायक कारक कौन कौन से थे, वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग। ठीक, वर्षा दोहन, भूस्खलन, बाढ़, ये सब क्या है मृदा के निम्नीकरण के कारक हैं। ठीक, तो भैया अब इनका संरक्षण कैसे करें, मृदा को बचाएं कैसे, मल्च बनाना। अब देखिए ये बहुत ज़रूरी है, ये सब तो प्री में भी आता है। मल्च बनाना क्या होता है समझिए, मल्च बनाना क्या होता है कि पौधों के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है। ठीक, इसे मृदा की आर्द्रता रुक जाती है, समझ रहे हैं ना। जैसे अब क्या है, एक कतार में पौधे लगे हुए हैं, ऐसे पौधे लगे हुए हैं, तो इन क्या किया जाएगा कि इनके बीच में जो खुली मिट्टी है ना, इसको क्या करेंगे प्रवाल या से ढक देंगे, या जैव पदार्थ से इसको ढक देंगे। ढकने से क्या होगा, मिट्टी जो होती है इसकी नमी जो होती है बनी रहेगी, है ना। ऐसा नहीं कि वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा। अगर आप इसे किससे ढक देंगे, पौधों से ढक देंगे, जैव पदार्थों से ढक देंगे या प्रवाल से ढक देंगे, तो क्या होगा कि इसकी नमी खत्म नहीं होगी। ये होता, इसे क्यों कहते हैं मल्च। ठीक, मल्चिंग करना। और एक चीज़ और देख लीजिए, समुच्च रेखी जुताई देख लीजिए क्या होता है कि इस तरीके से अगर आप जुताई कर रहे हैं खेत की ना, इसे समुच्च रेखी कहते हैं, इसे वेदिका फार्म कहते हैं। सीढ़ीदार खेत, सीढ़ीदार खेत क्यों बना रहे हैं, ताकि मिट्टी, जैसे अब खेत ऐसे है पहाड़ों पे है तो इसको इस तरीके से जोत रहे हैं, इसे सीढ़ीदार जोत रहे हैं, क्यों, ताकि मिट्टी का कटाव बहुत कम हो। ठीक, इसे क्या कहते हैं वेदिका फार्म, देख रहे हैं वेदिका फार्म। तो चौड़े समतल सोपान मतलब सीढ़ी है ना, सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा तीव्र ढाल है तो यहाँ पर सीढ़ी ऐसे सीढ़ीदार खेत बना दिए। तो इसलिए क्या होता है कि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। ठीक, अब यहाँ पर जब सीढ़ी बना दी तो इस सीढ़ी पर आप खेत जोत सकते हैं, सपाट हो गया, मिट्टी भी कम कटेगी और दूसरी बात सपाट जमीन भी मिल जाएगी। इससे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम होगा। पृष्ठीय प्रवाह का मतलब क्या हुआ कि जैसे अब ये सतह है, सतह पर जो ऐसे मिट्टी है तो मिट्टी क्या होगा, मिट्टी पानी के माध्यम से कम बहेगी, ठीक है ना, और क्या होगा अपरदन भी कम होगा। तो ये हो गया। दूसरा हो गया है समुच्च रेखी जुताई। क्या होता है भैया कि एक पहाड़ी ढाल पर समुच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए क्या हो जाता है, प्राकृतिक अवरोध हो जाता है। जैसे क्या होता है, अब समझ लीजिए कि अगर ये इस तरीके से ढाल है तो यहाँ पर क्या होगा, ज़मीन अगर ऐसी है तो जुताई ऐसे करेंगे इसकी, इसी को बोला जाता है समुच्च रेखा जुताई, मतलब इसकी जुताई ऐसे करेंगे, गोलाई में करेंगे। जिससे क्या होगा, अगर ऐसे खड़े खड़े में जोत देंगे ना, जुताई कर देंगे तो बारिश होगी तो मिट्टी कट के ऐसे बह जाएगी। ठीक, इसीलिए क्या किया जाता है, समुच्च रेखी जुताई की जाती है। समुच्च रेखी जुताई क्या है, जुताई इस तरीके से करेंगे, ठीक, ताकि मिट्टी का कटाव भी कम हो। आगे देखिए भैया कि रक्षण मेखला बना सकते हैं। रक्षण मेखला क्या होता है ये देख लीजिए, ये खेत है और खेत के ऐसे बाउंड्री पे ऐसे इस तरीके से पेड़ लगा दिए, जिससे क्या होगा भैया कि मिट्टी का कटाव
कम हो जाएगा। ठीक, खतरा कम रहेगा, जानवरों से भी बचा जा सकता है। तो देखिए कैसे होगा भैया कि तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए हवा क्या करती है, मिट्टी को काट देती है शुष्क प्रदेशों में। ठीक, तो पवन गति को रोकने के लिए कतारों में वृक्ष लगा देते हैं। ठीक है, जैसे कतारों में वृक्ष लगा दिया ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। ठीक है ना। और भी देख लीजिए ये, और क्या है भैया कि समुच्च रेखीय रोधिकाएं। समुच्च रेखीय रोधिका क्या होती है भैया, समुच्च रेखाओं पर रोधिका बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिका के सामने जल एकत्र करने के लिए खाई बना दी जाती है। ठीक है ना। अब देखिए ये क्या हो गया, अभी देखिए समुच्च रेखा की बात हो रही थी, तो समुच्च रेखा पर क्या कर देंगे कि यहीं पर घास, पेड़ पौधे ऐसे लगा देंगे ना, तो जो ये इस तरीके से जो ढाल थे इसी पे घास, पेड़ पौधे या बाउंड्री ऐसे बना देंगे, पत्थर रख देंगे या और कुछ ऐसे दीवार टाइप का बना देंगे ना, तो मिट्टी जो पानी बहेगा ना तो पानी बह जाएगा, लेकिन मिट्टी क्या है ना यहाँ पर रुक जाएगी। ठीक, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जा रहा है समुच्च रेखीय रोधिका। ठीक, या ऐसे ढाल है तो इसी ढाल में कहीं पर ऐसे खाई बना दिए, तो जिससे क्या होगा कि रोधिका के सामने जल एकत्र करने के लिए ऐसा किया जाएगा। ठीक, तो ये हो गया भैया आपका समुच्च रेखीय रोधिकाएं। ठीक है ना। और देख लीजिए कि ये चट्टान बांध है। चट्टान बांध क्या होते हैं भैया कि यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं ना। चट्टानों का बांध बना दिया जिससे क्या होगा कि पानी बहुत कम जाएगा। ठीक, यह नालियों की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। और दूसरी बात क्या होती है भैया कि बीज की फसल उगाना। बीज की फसल का उगाना मतलब क्या होता है कि वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित करने के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं। ठीक, अलग अलग फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं जिससे क्या होता है कि मृदा को संरक्षित किया जाता है। तो भैया मोटी मोटी बात बस इतना समझ लीजिए कि एक हेडिंग आप समझ लीजिए कि मृदा संरक्षण के लिए कुछ विधियां बताई गई यहाँ पर। वो कौन कौन सी विधियां हैं कि एक तो होता है मल्च बनाना। ठीक, दूसरी बात कहा था वेदिका फार्म। ठीक, तीसरी बात क्या होती है समुच्च रेखीय जुताई। चौथी बात क्या होती है रक्षक मेखला। ठीक, और क्या होता है समुच्च रेखीय रोधिका। ठीक, और क्या है चट्टान बांध, और क्या है बीज की फसल उगाना। अब ये सब करने से क्या होगा भैया, ये सब अगर आप करते हैं तो मिट्टी जो होती है उसको संरक्षित किया जा सकता है। मृदा संरक्षण की कुछ विधियां हैं जो आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे कक्षा 8 की एनसीईआरटी के दूसरे चैप्टर का पार्ट 1 था। ठीक है ना। अब हम इसके लिए इसका दूसरा पार्ट नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे और वहाँ हम जल से पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए भैया नमस्कार।